दिया। कुछ दिन पहले इसी इलाके में एक बच्ची युवक अपनी मां की हत्या करने के बाद कई दिनों तक उसका शव खाता रहा। स्पेन की मीडिया के मुताबिक इस शख्स ने अपनी मां के शव के 1000 टुकड़े कर दिए और उनको फ्रिज में पैक करके रख दिया। एक हफ्ते बाद जब आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया गया तो उसने पागल होने का नाटक शुरू कर दिया। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसकी असलियत सामने आ गई। अल्बर्टो नाम का ये शख्स अपनी मां के साथ स्पेन के मैड्रिड शहर में रहता था। हत्या का ये मामला साल 2019 का है। एक रात अल्बर्टो का अपनी 68 साल की मां से झगड़ा हो गया। पुलिस के मुताबिक गुस्से में आकर उसने अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद अल्बर्टो ने लाश के 1000 से ज्यादा टुकड़े कर दिए। बेटे ने मां की लाश काटने के लिए लकड़ी काटने वाली आरी का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्लास्टिक में पैक कर टुकड़े फ्रिज में रख दिए। पुलिस ने बताया कि अल्बर्टो एक सप्ताह तक टुकड़ों को पकाकर खाता रहा। साथ ही कुछ टुकड़े उसने अपने कुत्ते को भी दिए। विदेशी मीडिया के मुताबिक अल्बर्टो की मां के दोस्त ने उसके गायब होने की शिकायत की। जब पुलिस महिला की तलाश में अल्बर्टो के घर पहुंची तो वहां उसको महिला के बॉडी पार्ट्स मिले। उस वक्त भी अल्बर्टो अपने कुत्ते के साथ मिलकर अपनी मां का मांस खा रहा था। 21 फरवरी 2019 को अल्बर्टो को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई में उसने बताया कि उसे आवाजें आती थीं जो उसे मां की हत्या करने के लिए कहती थी और उसे घटना के बारे में कुछ याद नहीं है। कोर्ट ने हत्यारे बेटे को हत्या और अपनी मां के शव के साथ अमानवीय बर्ताव करने का दोषी ठहराया। 15 जून 2021 को स्पेन के कोर्ट ने आरोपी बेटे को 15 साल और 5 महीने की सजा सुना दी। गृह मंत्रालय की एक टीम ने कई राज्यों के साथ मिलकर देश भर में फैले फ्रॉड टू फोन रैकेट का पर्दाफाश किया है। यह ऐसा गैंग है जो पहले कॉल में अपने शिकार को लूटता और फिर लूटी हुई रकम से महंगे फोन का ऑर्डर करता। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह गैंग चाइना में ही बने महंगे फोन को खरीदता था, लेकिन जब इसकी मॉडस ऑपरेंडी का पता चला तो सुनने वाले चौंक गए। गृह मंत्रालय के इस ट्वीट को देखकर इस बात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्रॉड टू फोन रैकेट को लेकर भारत सरकार तक कितनी चौकन्नी है। पूरे देश में फोन से फ्रॉड के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने खास तौर पर ऐसे मामलों की शिकायतों को सुनने के लिए फाइनेंसिंग कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि FCORD बनाया। फोन के जरिए ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय के मार्फत काम करने वाले FCORD ने जब एक ऑपरेशन चलाया तो एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ जो देश के अलग अलग हिस्सों के कई लोगों को करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा चुका था। पता ये भी चला कि ये गैंग करीब 18 राज्यों में फैला हुआ है। लेकिन जब इस गैंग की कारगुजारी से पर्दा हटा तो बेहद चौंकाने वाला सच सामने आ गया। पता ये चला कि इस फ्रॉड टू फोन रैकेट का मास्टरमाइंड झारखंड में था, लेकिन उसके गैंग में सैकड़ों लोग शामिल हैं जो देश भर के 18 राज्यों में मौजूद हैं, जो अलग अलग तरह के फ्रॉड करते हैं। इस रैकेट के निशाने पर आमतौर पर OTP और क्रेडिट कार्ड ही होते हैं। बताया जा रहा है कि ये गैंग इसी OTP और क्रेडिट कार्ड के जरिए फेक ID बनाने, ई-कॉमर्स और फर्जी मोबाइल नंबर तैयार करने के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स की चोरी और ब्लैक मार्केटिंग के साथ साथ चोरी का सामान भी बेचने में माहिर है। इस मामले की जब गहराई से तफ्तीश की गई तो बेहद चौंकाने वाला सच सामने आ गया। जांच में पता चला कि फ्रॉड टू फोन गैंग से कई लोग जुड़े हैं जो अलग अलग तरह के फ्रॉड करने में माहिर हैं। इसी जांच से ये भी बात खुली कि पकड़े गए 4 आरोपी झारखंड से हैं, जबकि 2 का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है। फ्रॉड टू फोन रैकेट के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन 18 राज्यों तक फैला, जिसमें करीब 350 लोग शक के दायरे में हैं। इस गैंग के खिलाफ की गई अब तक की कार्रवाई में 900 मोबाइल फोन्स का पता चला है, जबकि गैंग के गुर्गों के करीब 1000 बैंक खाते सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, सैकड़ों UPI और ई-कॉमर्स ID की भी जांच हो रही है। तफ्तीश के दौरान करीब 100 बैंक खाते और इतने ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड को फ्रीज कर दिया गया। ये तो उस गैंग का लेखा जोखा है जिसके खिलाफ सरकारी एजेंसियां या तो कार्रवाई कर चुकी हैं या फिर करने वाली हैं, लेकिन अब जो सच सामने आने वाला है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस गैंग का एक सिरा पड़ोसी देश चीन से जाकर मिलता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस गैंग का एक आरोपी है हुकुम सिंह बिसेन। 28 साल का हुकुम सिंह बिसेन मध्य प्रदेश के बालाघाट का रहने वाला है और उसने डिजिटल कम्युनिकेशंस में M.Tech किया है। IAS बनने का सपना देखते देखते हुकुम सिंह बिसेन ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में काम करते हुए
हजारों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। बताया जा रहा है कि इस गैंग ने व्हाट्सएप को ही अपना हथियार बना रखा है, जिस पर गैंग के लोगों के करीब 16 ग्रुप एक्टिव हैं। इन 16 ग्रुप में करीब 156 सदस्य जुड़े हुए हैं और उन सभी सदस्यों के ई कॉमर्स वेबसाइट पर अकाउंट्स मौजूद हैं और उन्हीं अकाउंट्स के जरिए ये लोग अपने शिकार को ठगने के बाद ठगी के पैसों से चीन के मोबाइल फोन खरीदते थे। तफ्तीश से पता चला है कि ये गैंग 3 हिस्सों में काम करता था। पहला ग्रुप कॉल करके लोगों को अपना शिकार बनाता था और उनसे ठगी करता। दूसरा ग्रुप ठगी का पैसा अकाउंट में आते ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर महंगे चीनी स्मार्टफोन ऑर्डर कर देता और ये ऑर्डर अलग अलग फर्जी पतों पर मंगवाए जाते थे, जिन्हें लेने के लिए तीसरा ग्रुप सक्रिय रहता था। पुलिस की तफ्तीश में इस गैंग के पकड़े गए लोगों के पास से 33 नए फोन और 70 दूसरे फोन बरामद हुए हैं। पकड़े गए लोगों से ही ये बात भी निकलकर सामने आई कि ये गैंग 10,000 रुपए में फोन खरीद लेता और उन्हें 5 से 10% के डिस्काउंट पर ब्लैक मार्केट में बेच देता। फ्रॉड टू फोन गैंग से पकड़े गए 8 लोगों से अब तक 20 करोड़ रुपए की ठगी का पता चल चुका है, लेकिन अब इन लोगों से इस बात को लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनका कनेक्शन चीन के महंगे फोन से क्या है। आखिर ये लोग चीन के ही फोन क्यों ऑर्डर करते थे। अपने परिवार और अपने बच्चों की सेहत के लिए आप जिस दूध को अपने खान पान का मुख्य हिस्सा मानते हैं, मुनाफाखोरों ने उस दूध को भी नहीं बख्शा है। मुंबई में ब्रांडेड कंपनीज के पैकेट में मिलावटी दूध का मामला सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस कारोबार से जुड़े हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई के मलाड और गोरेगांव इलाके से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। एक गुप्त सूचना मिलने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जब इस अंधेरे कमरे में पहुंची तो मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में ही उनकी आंखें चौंधिया गई। कमरे में हर तरफ करीने से रखे नामचीन कंपनियों के दूध की थैलियों के बीच एक शख्स बेहद तल्लीनता के साथ कुछ करता नजर आया। उसके आसपास दूध की ब्रांडेड कंपनियों के खाली थैले नजर आए, एक बर्तन में पानी और एक मोमबत्ती। फिर तो पूरा माजरा समझने में पुलिस को देर नहीं लगी। देश भर में खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर अलग अलग सजा है। कुछ राज्यों में मिलावटखोरों के लिए 6 महीने की सजा का प्रावधान है, तो कुछ राज्यों में 3 साल की सजा का। तकरीबन 3 साल पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी मिलावटखोरों के लिए उम्र कैद की सजा का ऐलान किया था। कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश सरकार ने भी ठीक इसी तरह का ऐलान किया था, लेकिन बावजूद इसके मिलावटखोर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि इनके खिलाफ सख्ती से कदम उठाए जाएं। मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम ये जानना चाहती थी कि आखिर मुनाफे के लिए दूध में मिलावट कैसे की जा रही है। इसके लिए पुलिस ने मौके से पकड़े गए एक शख्स को दूध में मिलावट और उसकी पैकिंग की पूरी प्रक्रिया दिखाने को कहा। नया पैकेट निकाल, अरे नया बैग ले, उसमें दूध निकाल, अरे दिखा रहे वो कैसा है, ये ले इधर का नया वाला। इसके बाद तो मिलावटखोर ने दूध के पैकेट से कुछ दूध निकालकर उसकी जगह पानी भरकर उसे पैक करने का तरीका दिखाया। मिलावट करने के आरोपी ने सबसे पहले दूध का एक खाली पैकेट लिया। इसके बाद दूध से भरी एक थैली लेकर उसके कोने को एक कैंची की मदद से काट दिया। थैली को काटने के बाद इससे दूध का कुछ हिस्सा खाली गिलास में निकाल लिया और इस पैकेट को जमीन पर रख दिया, लेकिन उसने खाली पैकेट में पानी भरने की कोशिश नहीं की। इस पर वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे पानी उसी तरह भरने को कहा जैसे वो अब तक करता रहा है। पानी डालता है ना उसमें? हाँ, पानी डालता है उसमें। ऐसा कर तो वो ऐसा बना तो पुलिस के डर से इस शख्स ने दूध में पानी मिलाकर उसे पैक करने की पूरी प्रक्रिया दोहरा दी। एक कीप को दूध की थैली में डालकर पानी भरा गया। पानी भरने के बाद मोमबत्ती जलाकर छेद को बंद कर दिया और तैयार हो गया मिलावटी दूध का पैकेट, हूबहू उसी तरह जैसा आप किसी दुकान से खरीदते हैं और किसी तरह का शक भी नहीं करते। जिस समय मुंबई सहित देश के कई बड़े हिस्से में कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, ये मिलावटखोर दूध की थैली को फुलाने के लिए मुंह से हवा भरता नजर आया। जाहिर है दूध में पानी की मिलावट से जितना खतरा नहीं है, उससे ज्यादा खतरा इस दूध के जरिए कोरोना के घर घर पहुंचने का है। बताया गया कि मिलावटी दूध के ये कारोबारी मुंबई में लंबे अरसे से सक्रिय थे। त्योहारों और उसके आसपास के दिनों में मिलावटी दूध और मिलावटी दूध से बने सामान का कारोबार तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन आम दिनों में भी जिस धड़ल्ले से मिलावटी दूध का ये कारोबार चल रहा था, उसने मुंबई पुलिस के होश उड़ाकर रख दिए। मुंबई पुलिस ने मौके से 95 लीटर मिलावटी दूध बरामद किया है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इस बात का डर सता रहा है कि पीओके कभी भी उनके हाथ से निकल सकता है। भारत अपने इलाके को हासिल करने के लिए उन पर हमला कर सकता है। इसी वजह से इमरान खान की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। लिहाजा इमरान खान ने अपने जनरल बाजवा की मदद से पीओके में अपने पंजे गड़ाए रखने के लिए नई साजिश का ताना बाना बुन लिया है। कोशिश ये की जा रही है कि पीओके के लोगों को हथियार बनाया जाए, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और इस काम का जिम्मा पाकिस्तान की सेना को दिया गया है। पाकिस्तानी सेना एक्सरसाइज के आड़ में ये कोशिश कर रही है कि अपनी साजिशों को अमली जामा पहनाया जा सके। नीलम वैली, लीपा वैली, मुजफ्फराबाद, मुरीदके, कोटली बाग, रावलकोट, समानी, पीओके के ये वो इलाके हैं जहां इन दिनों पाकिस्तान की सेना की कदमताल जरूरत से ज्यादा होती दिखाई दे रही है। असल में पीओके के इन इलाकों में पाकिस्तान की सेना डोर टू डोर मीटिंग कर रही है और वो भी सेना की एक्सरसाइज के नाम पर। बीते 4 सालों के दौरान पीओके के लोग हर शुक्रवार को पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद करते हैं। हर शुक्रवार के इन्हीं प्रदर्शनों को रोकने के लिए पाकिस्तान की सेना ने सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू की। जनरल बाजवा ने इमरान खान से हरी झंडी मिलने के बाद सबसे पहले पीओके में माहौल बदलने का काम शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के लिए जनरल बाजवा ने इलाके में उन रिटायर्ड अफसरों की तैनाती की जो इस इलाके के बाशिंदे हैं और जिनका रसूख भी है। पाकिस्तान के वजीर आजम के डर को दूर करने के लिए चलाई गई सेना की एक्सरसाइज के लिए जनरल बाजवा ने इलाके के 3 कमांडर तक बदल डाले। पीओके में अपने कब्जे को बरकरार रखने के लिए इमरान खान ने बड़ी ही चालाकी से फील्डिंग सेट की और पूरे प्लान को कई चरणों में बांटा है। इमरान खान के साथ मिलकर जनरल बाजवा ने पीओके के लिए जो प्लान बनाया है उसको कई चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले लोगों से डोर टू डोर मीटिंग करने की चाल चली है। इसके लिए इलाके के रहने वाले पूर्व सैनिकों को खास तवज्जो दी गई है। इसके अलावा इमरान सरकार ने पीओके के 33,498 परिवारों को 1,546 रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है ताकि यहाँ के लोग इसे सरकारी मदद का एहसान मानकर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नफरत को जाहिर न करें। इतना ही नहीं, कोरोना का हवाला देकर पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में होने वाले चुनाव को भी टालने का ऐलान कर दिया है। जनरल बाजवा ने अपने सैनिकों को खास तौर पर हिदायत दी है कि इस इलाके में प्रधानमंत्री इमरान खान की छवि अच्छी बनाने की हर एक्सरसाइज की जाए। पाकिस्तान की खस्ताहाल हालत के बावजूद प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी छवि को बेहतर करने और पीओके में लोगों के दिल जीतने के लिए पाकिस्तान की सेना के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के कुछ नेता पीओके में लोगों के दिलों में इमरान के लिए फिजा बनाने में करोड़ों रुपए बांट रहे हैं। पाकिस्तान की सेना को ये छूट दी गई है कि वो जितना चाहे उतना पैसा उस इलाके में खर्च कर सकती है। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के पीओके प्लान को सही ढंग से अंजाम देने के लिए अपनी सेना के बड़े अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले तक कर दिए। पाकिस्तान की सेना के सूत्रों के हवाले से यही खबर मिली है कि 3 बड़े कमांडरों के तबादले कर दिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि पीओके में जनरल बाजवा ने मूरी डिवीजन के जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग मेजर जनरल वाजिद अजीज को नया कमांडर नियुक्त किया है। दरअसल वाजिद पीओके के ही रहने वाले हैं। करीब 10 बड़े शहरों में उनकी अच्छी पकड़ है। जनरल वाजिद ने अपने अधीन लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों से अचानक तबादले करवाकर अपनी टीम बनाई है। माना जा रहा है कि जिन अधिकारियों को बदला गया है उनमें ज्यादातर पंजाबी और मुल्तानी है और अब उनकी जगह पर पीओके के लोकल अधिकारियों को मौका दिया गया है। पाकिस्तान में भी कोरोना महामारी बुरी तरह फैली हुई है और इसी बीमारी की आड़ लेकर इमरान खान ने पीओके में प्लानिंग को अंजाम देने की ये नई साजिश रची है। कोशिश यही है कि किसी तरह इलाके में इमरान के नाम का डंका बजने लगे और एक बार पैठ अच्छी हो जाए तो उसके बाद इलाके में चुनाव कराया जा सके। लिहाजा कोरोना महामारी को बहाना बताकर जनरल बाजवा और प्रधानमंत्री इमरान खान ने इलाके में चुनाव तक टाल दिए। कश्मीर में लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है, जिस वजह से आतंकियों की शक्ति कम होती जा रही है। लिहाजा अब उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और साइबर टेररिज्म का रुख अख्तियार किया है। इसके जरिए डेटा क्लाउड स्टोरेज का वर्चुअल माध्यम जो है उसके जरिए वह आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक लग चुकी है और अब उसी के हिसाब से रणनीति तैयार की जा रही है। और इन सब के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और वहीं के जिहादी संगठन हैं। आतंकी संगठनों की इस नई साजिश की वजह उनकी पुरानी तरकीबों का भेद खुलना है।
इससे पहले आतंकी संगठन हमलों और साजिशों को अंजाम देने से लेकर नए आतंकियों की भर्ती तक के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे। इनके जरिए वो आतंकी संगठन से जुड़े लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे। लेकिन जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक लगी, उन पर शिकंजा कसने लगा। एक तरफ सुरक्षा बल की तरफ से चुन चुन कर आतंकियों के खात्मे के अभियान ने पहले ही उनकी नाक में दम कर रखा था, ऊपर से उनकी हर हलचल और पैंतरे की भनक लग जाने से उनकी हर साजिश नाकाम हो रही थी। ऐसे में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और आर्म्ड फोर्स फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर ने संवाद के लिए नई साजिश रची। ये आतंकी संगठन युवाओं को बरगलाने, भड़काने और अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्लाउड का सहारा ले रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने क्लाउड का इस्तेमाल करने वाले आतंकियों के चैट ग्रुप कश्मीर साइबर वॉरियर्स और अल सिंध मीडिया की पहचान की है। खुफिया एजेंसियों ने इससे पहले पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे आतंकी संगठनों के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की थी। इनके जरिए घाटी में सक्रिय आतंकी संगठनों को हमलों से लेकर भर्ती तक का टारगेट दिया जाता था। इसके पीछे ISI का हाथ होने का सबूत मिला था। पोल खोलने के बाद पाकिस्तान और उनके पिट्ठू आतंकी संगठनों ने अपने संवाद और संपर्क का तरीका बदल लिया। कश्मीर में अब आतंकी डेटा स्टोरेज का वर्चुअल माध्यम क्लाउड स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले जो तरीका इस्तेमाल किया जाता था उसमें पकड़े जाने का खतरा रहता था। इस माध्यम से किसी खास एप्लीकेशन के जरिए ही डेटा तक पहुंचा जा सकता है और यही वजह है आतंकी इसको सुरक्षित मान रहे हैं और इसका इस्तेमाल घाटी में आतंक फैलाने के लिए कर रहे हैं। क्लाउड स्टोरेज का उपयोग मोबाइल और कंप्यूटर दोनों जगहों पर हो सकता है। डेटा स्टोरेज के लिए इस वर्चुअल माध्यम में डिजिटल डेटा किसी दूसरी कंपनी के सर्वर पर स्टोर होता है। इसके उपयोग के लिए ID और पासवर्ड की जरूरत होती है। फोन या कंप्यूटर पर उपलब्ध फाइल या फोल्डर को क्लाउड में स्टोर किया जा सकता है। क्लाउड की इसी सेवा का आतंकी संगठन इस्तेमाल करते हैं और इसमें आतंकियों के भाषण से लेकर आतंकी हमलों की साजिशों का ब्यौरा छुपा कर रखते हैं। आतंकी संगठनों से जुड़े खास लोगों के पास इसका पासवर्ड होता है और वो बिना किसी को इन्हें भेजे ही कहीं भी इसमें रखी चीजों को देख सकते हैं। आज की तारीख में आतंकी उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रेफर करते हैं जो संपूर्णतः सुरक्षित हो, जो उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से एनोनिमिटी के पर्दे के पीछे छुपा दे और जिनसे जानकारी लेना भारतीय पुलिस अधिकारियों के लिए बहुत दुर्लभ बात हो। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक ये संगठन क्लाउड में आतंकियों के भड़काऊ भाषण, हमले की नई साजिश और आतंकियों की भर्ती से जुड़े संदेश रखते हैं। ये संदेश वीडियो से लेकर दस्तावेज तक हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें कश्मीर की आज़ादी के नाम पर आतंकियों की मदद के संदेश रखे जाते हैं। खुफिया एजेंसियों को जाकिर मूसा और बुरहान वानी के भाषण और जिंदगी से जुड़े कुछ वीडियो भी मिले। बताया गया कि यहाँ कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिसमें बांग्लादेश में मौजूद रोहिंग्या और ISI के विचारधारा के प्रचार प्रसार का जिक्र है। इससे पहले भी आतंकियों ने कश्मीर में साइबर टेररिज्म फैलाने की कोशिश की है, लेकिन बार बार वो पकड़े गए हैं और अब उन्होंने निर्देश दिया है अपने काडरों को कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, फिंगरप्रिंट सिस्टम और फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल न करें। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इस पूरे प्लान की भनक लग चुकी है और उसी के मुताबिक रणनीति तैयार की जा रही है आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए। जैसे जैसे अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से बाहर निकल रही है, पाक और अफगान तालिबान के साथ आने के संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। तहरीक तालिबान और पाकिस्तान में तालमेल की जो हलचल है वो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस तालमेल से जहां अफगानिस्तान में तालिबान बेलगाम हो जाएगा तो वहीं भारतीय निवेश को नुकसान पहुंच सकता है। भारतीय खुफिया एजेंसी को जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में भारतीय हितों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकी नीति में आए बदलाव से आतंकी संगठनों की हलचल तेज हो गई। अमेरिकी फौज की वापसी के बीच अफगान और पाक तालिबान ने साथ आने के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि अफगान और पाक तालिबान हाथ मिला सकते हैं। TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से तालमेल के लिए अफगान तालिबान की तर्ज पर अपने संगठन के ढांचे में फेरबदल किया है। सूत्रों के मुताबिक TTP की एडवाइजरी कमेटी तहरीक शूरा की कई बैठकों के बाद इसे मंजूरी मिल गई। दोनों के दोनों पख्तून संगठन है, एक ही इलाके से आते हैं, एक ही कल्चर है, एक ही भाषा है और एक ही तरीके की सोच है। अब ये जो नई चीज हुई है कि क्यों ये एक साथ आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि ड्यूरेंट लाइन ने पख्तूनों को दो हिस्सों में बांट रखा है। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है और दूसरा हिस्सा अफगानिस्तान में है।
बदलाव की मंजूरी की झलक नए कमांडरों की भर्ती में भी दिख रही है। बताया गया कि पेशावर का गवर्नर मुकर्रम खुरासनी को नियुक्त किया गया है, जो कि तहरीक तालिबान के चीफ कमांडर उमर खालिद खुरासनी का करीबी और हिजबुल अहरार का प्रमुख है। इसी तरह तहरीक तालिबान के सह प्रमुख मौलवी फ़कीर मोहम्मद के बेहद करीबी माने जाने वाले और हाल ही में बगराम जेल से रिहा किए गए शाहिद उमर को बजौर के मलकंद का गवर्नर नियुक्त किया गया है। स्वात के मुफ्ती बुजुर्ग को नॉर्थ वजीरिस्तान के मर्दान इलाके का कमांडर नियुक्त किया गया है। उस्ताद अलीम खान को बन्नू डिवीजन का कमांडर, जबकि साउथ वजीरिस्तान के अबू यासिर को डेरा इस्माइल खान डिवीजन का गवर्नर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वेलफेयर, मिलिट्री और इंटेलिजेंस संबंधित कई सारी नियुक्तियां भी हुई हैं। खुफिया सूत्रों ने यह दावा किया है कि टीटीपी से अलग होकर जमातुल अहरार बनाने वाले उमर खालिद ने वापसी के लिए एक शर्त रखी थी। इस शर्त में उसने ये कहा था कि टीटीपी का खाका अफगान तालिबान की तर्ज पर ही तैयार किया जाए और उसी के बाद उसकी वापसी होगी। बताया जाता है कि उमर खालिद का अफगान तालिबान से बहुत अच्छा रिश्ता है। अमेरिकी सैनिकों के बाहर निकल जाने के बाद में अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन बड़ी डायनेमिक हो जाएगी। सिचुएशन 1 में हो सकता है तालिबान पूरी तरह काबिज हो जाए। सिचुएशन 2 में अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के बीच में एक किस्म का स्टेलमेट हो जाए और दोनों टेबल पर आकर और एक मिलीजुली सरकार या किसी एक सरकार का स्वरूप उसके ऊपर वो सहमत हो जाए। और तीसरा ये हो सकता है कि अफगानिस्तान के अंदर पूरी तरह एक सिविल वॉर हो जाए। दरअसल टीटीपी के अफगान तालिबान से हाथ मिलाने के संकेत इस साल मार्च से ही मिलने लगे थे, जब अफगानिस्तान के खोस्त प्रोविंस में तालिबान ने अफगान सेना के खिलाफ घात लगाकर हमला किया था। अफगानिस्तान में कोई नई बात नहीं है, लेकिन खास बात यह थी कि इस हमले में टीटीपी के लड़ाके शामिल थे। हालांकि इसकी जिम्मेदारी अफगान तालिबान ने ली थी। बीते साल आई यूएन की एक रिपोर्ट में भी इसकी झलक मिलती है, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के 6000 लड़ाके हैं, जिनमें ज्यादातर टीटीपी के हैं। ये न सिर्फ अफगान तालिबान के लिए लड़ते हैं, बल्कि अफगानिस्तान की सीमा पार कर पाकिस्तानी सेना पर भी हमला करते हैं। दरअसल टीटीपी सालों से पाकिस्तान की सेना के लिए नासूर बना हुआ है। उसके हमले में पाकिस्तान सेना के सैकड़ों जवान मारे जा चुके हैं, जबकि अफगान तालिबान के पाक सेना से अच्छे रिश्ते हैं। अफगान तालिबान और टीटीपी अगर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो इसमें दोनों का ही फायदा है, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के इलाकों में कई जगह टीटीपी का दबदबा है, जहां अफगान तालिबान अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। तो वहीं अगर अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान काबिज होता है तो टीटीपी को भी एक बड़ी भागीदारी मिल सकती है। फिलहाल अफगान तालिबान अफगानिस्तान के 34 प्रोविंस में से 26 में आतंक और बर्बरता से दहशत का पर्याय बन चुका है। अफगानिस्तान के कुल 340 जिलों में से 120 में तालिबान का पूरा कंट्रोल है। इनमें 1 मई के बाद से अब तक 44 जिलों पर तालिबान कब्जा कर चुका है। ऐसे में अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से हटने के बाद टीटीपी और अफगान तालिबान के गठजोड़ से क्या नए समीकरण बनते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस वक्त तक अफगानिस्तान से 50% अमेरिकी फौज वापस लौट चुकी है। 11 सितंबर तक पूरी अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से लौट जाएगी। इसके बाद तालिबान पूरी तरह बेलगाम हो जाएगा। जहां तक भारत का सवाल है, जानकारों का मानना है कि अमेरिका की फौज की पूरी तरह से अफगानिस्तान से वापसी के बाद भारत के लिए समय खराब आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत का अफगानिस्तान में एक बड़ा निवेश है और भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान पहले से ही अफगानिस्तान को उकसाता रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान भारतीय निवेश को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी।